तो हमारा ये प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्म स्थल में जो अंतःकरण से भिन्न अविद्या का परिणाम सर्पाधिक विषय और तिनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न हुए और लीन होते हैं, वो साक्षी भास है। जो सर्पाधिक दिखाई पड़ता है, सर्प हो, सर्पाधिक मतलब जैसे रस्सी में हमको सर्प दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार सीपी में चांदी दिखाई पड़ती है और मरुस्थल में जल दिखाई पड़ता है। जो भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं वो साक्षी भासते हैं। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, वही बात कल समझाई गई थी। तो उसके अंतर्गत हम लोगों को ये बात बताई गई थी कि जो जैसे कि ये अंतःकरण है, समझ लीजिए, हाँ ठीक है, तो ये अंतःकरण है यहाँ पर, ठीक है, और अंतःकरण है, और समझ लीजिए कि ये यहाँ पर रस्सी बनी हुई है, ठीक है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, ये रस्सी बनी हुई है। तो ये अंतःकरण के अंदर में भी जो चेतन है, तो अंतःकरण उपहित जो चेतन है वो चेतन को ही हम साक्षी चेतन कहते हैं, ठीक है, इसी चेतन को हम साक्षी चेतन कहते हैं, अंतःकरण उपहित चेतन को। इधर ये जो रस्सी है, इस रस्सी के अंदर में भी रस्सी उपहित चेतन, ठीक है, रस्सी उपहित चेतन के आश्रित चेतन आश्रित जो रस्सी है, रस्सी में भी उपहित चेतन है, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर। अभी इतना पहले हमको समझे। उसके बाद में ये बात बताया गया था कि अंतःकरण की वृत्ति जो है वो नेत्र इंद्रिय के द्वारा निकली, ठीक है, नेत्र इंद्रिय के द्वारा ही यहाँ पर निकली, बाहर गई, और उसके बाद में ये वृत्ति समझो यहाँ तक गई, रस्सी तक गई। परंतु चूंकि यहाँ पे मंद अंधकार है, मंद अंधकार है, तो मंद अंधकार के कारण ये वृत्ति यहाँ पे कुंठित हो गई। ये वृत्ति क्या हुई? कुंठित हो गई, और कुंठित होने की वजह से इसने इस रस्सी को ग्रहण नहीं किया। जब इसने इस रस्सी को ग्रहण नहीं किया तो यहाँ पर ये जो रस्सी उपहित चेतन है, इस रस्सी उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है, इस अविद्या में भी हमने आपको बताया था, समझ लीजिए, ये रस्सी है और इसके आश्रित में यहाँ पर अविद्या है, ये अविद्या, ठीक है। इस अविद्या में 3 गुण है, एक तो सतोगुण है, दूसरा इसके अंदर में रजोगुण है, और तीसरा इसमें तमोगुण है। तो इस रस्सी उपहित चेतन के आश्रित अविद्या का जो तमोगुण अंश है, इस तमोगुण अंश ने यहाँ पर एक सांप तैयार कर दिया। ये क्या बन गया? सांप बन गया। यहाँ पर हमने चित्र में ऐसा बनाया है दिखाने के लिए, परंतु वास्तव में पूरे चेतन के आश्रित 3 गुण मिले। जैसे कि हवाएं परस्पर में मिली हुई है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वातावरण, सारे गैसें एक साथ मिली हुई है, उसी प्रकार से ये 3 गुण भी परस्पर में मिले हुए हैं, परंतु हमने केवल चित्र में इसको दिखाने के लिए ऐसे ढंग से बना दिया। तो ये जो तमोगुण अंश है, उस तमोगुण ने क्या किया, ये रस्सी के बदले सांप दिखा दिया। अब ये रस्सी का ज्ञान क्योंकि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये रस्सी का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसीलिए इस सर्प का ज्ञान हो रहा है, इस सांप का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो इस सांप का ज्ञान हुआ, उसी समय पर ये जो साक्षी चेतन है, इस साक्षी चेतन में भी यहाँ पर ये जो साक्षी चेतन है, इसके आश्रित भी यहाँ पर 3 गुण है, वो अविद्या है, ये साक्षी चेतन है, इस साक्षी चेतन के आश्रित भी यहाँ पर अविद्या है। यहाँ पर अविद्या है ना, साक्षी चेतन के आश्रित भी अविद्या है। इस अविद्या के द्वारा ये जो अविद्या है, हेलो, तो इसके आश्रित ये जो अविद्या है, इस अविद्या में भी 3 गुण है। इस अविद्या के आश्रित जो सत्व गुण अंश है, सतोगुण है, सत्वगुण या सतोगुण है, उस सतोगुण से क्या हुआ, यहाँ पर ये जो 3 गुण है,
समझ गए। यहाँ पर हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये ऐसे करके, इसके आश्रित भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ठीक है, इस सतोगुण के द्वारा इस सर्प का ज्ञान हुआ। बात समझ में आई। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो साक्षी चेतन है और इधर रस्ती उपहित चेतन है, चेतन अपना अलग से है। जो इसके आश्रित, यहाँ पे रस्ती उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या है, उस अविद्या के ही द्वारा सर्प तैयार हुआ। ठीक है, जो अविद्या है उससे ही सर्प तैयार हुआ। मतलब ये जो सांप है ये भी अविद्या का ही परिणाम है। और यहाँ पर जो साक्षी चेतन है, इसके आश्रित जो अविद्या है उसी के द्वारा सांप का ज्ञान हुआ, सर्प ज्ञान। ठीक है, जो अंतःकरण की जो वृत्ति है वो सर्पाकार परिणाम को ध्यान धरण, ये वृत्ति जो है ये सर्प के आकार की हो गई। जैसे हमने बताया था ना, घट को धारण कर ज्ञान के लिए वृत्ति जाकर के घट के आकार की हो जाती है, वैसे ही ये जो अविद्या की वृत्ति है ये सर्प के आकार की हो गई। ठीक है, जब ये वृत्ति सर्प के आकार की हो गई तो ये भी अविद्या का परिणाम है और सांप भी अविद्या का परिणाम है। और दोनों अविद्या का परिणाम मतलब अविद्या की वृत्ति के द्वारा ही, क्या समझे, अविद्या की वृत्ति का ही परिणाम है। लेकिन जो ये अविद्या है ये भी क्या है तो साक्षी के आधार पे, साक्षी की आश्रित है। साक्षी के बिना काम चलता क्या? चेतन के बिना काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसीलिए इनको कहा जाएगा कि साक्षी भाष्य है, यानी साक्षी जिसको अविद्या की वृत्ति से प्रकाशित, जिसको अविद्या की वृत्ति के द्वारा प्रकाशित करता है, विषय करता है, उसी को साक्षी भाष्य कहा जाता है। ये एक शब्द याद कर लीजिए, साक्षी भाष्य। ठीक है, तो ये जो सांप है, ठीक है, ये सांप और सांप का ज्ञान दोनों ही साक्षी भाष्य। ठीक है, सांप भी साक्षी भाष्य है और सांप का ज्ञान भी साक्षी भाष्य है। यही बात यहाँ पर विशेष रूप से बताई गई है। ठीक है, अब उसके बाद में एक बात और बताई गई कि जिस समय पर एक ही क्षण में दोनों काम होते हैं, जिस समय पर ये रस्ती उपहित चेतन के आश्रित जो अविद्या का तमोगुण अंश है वो सांप बनता है। ठीक है, ये सांप बनता है, उसी समय पर जितनी देर में ये काम होता है उतनी देर में वो काम हो जाता है। दोनों के लिए कोई अलग अलग टाइम नहीं है। जिस समय पर जितनी देर में ये रस्ती उपहित चेतन के आश्रित अविद्या का तमोगुण सांप बनता है, उसी क्षण ये जो साक्षी चेतन है, इस साक्षी चेतन के आश्रित जो अविद्या, इसका जो सतोगुण अंश है वो सर्प ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। तो एक ही समय में सांप और सांप का ज्ञान तैयार होते हैं। ठीक है, एक ही समय में सांप और सांप का ज्ञान तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और उसी के साथ में जब रस्सी का ज्ञान होता है, जैसे यहाँ पे मंद अंधकार हटा, तो मंद अंधकार होने से क्या हुआ कि जो वृत्ति कुंठित थी वो कुंठित होने की तुरंत वृत्ति ने जो आवरण को भंग कर लिया। क्या होता है, वृत्ति तुरंत आवरण को भंग करी, जहां वृत्ति ने तुरंत आवरण को भंग किया तुरंत सांप का ज्ञान, रस्सी का ज्ञान हो गया। तो जब वृत्ति ने रस्सी का ज्ञान हो गया वृत्ति को, तो तुरंत में रस्सी का तुरंत में इसको रस्सी दिखी, तो रस्सी के साथ में रस्सी दिखी यहाँ पे, तो रस्सी का ज्ञान हुआ और रस्सी के ज्ञान के साथ सांप निवृत्त हो गया, सांप गायब हो गया। और जब सांप गायब हो गया तो सांप नहीं तो सांप का ज्ञान भी खत्म। ठीक है ना, यहाँ पर वस्तु के अधीन ज्ञान है, जो रहेगा वही दिखेगा। तो जब सांप निवृत्त हुआ, यानी सांप खत्म हुआ, तो सांप का ज्ञान भी खत्म हो गया। यही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने की है, ये इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ब्रह्म स्थल में सर्पाधिक विषय और तीन का ज्ञान एक ही समय उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, एक ही समय में उत्पन्न हुआ और रज्जु आदि अधिष्ठान के ज्ञान से एक ही समय में लीन भी हो जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक ही समय दोनों ज्ञान उत्पन्न होते हैं और जहां अधिष्ठान का ज्ञान हुआ
तो एक ही समय में दोनों भी ज्ञान यानी सर्प और सर्प का ज्ञान दोनों लीन हो जाते हैं। या रीति से इस प्रकार से सर्पाधिक भ्रम में, जब सर्पाधिक का भ्रम हुआ तो सर्पाधिक भ्रम में क्या हुआ, बाह्य अविद्यांश सर्पाधिक विषय का उपादान कारण। ये जो बाह्य अविद्या, ये क्या शरीर के बाहर है, तो बाह्य अविद्या अंश जो है उस सांप का उपादान कारण है। सांप जो है ये बाह्य अविद्या से बना हुआ है। उपादान कारण का मतलब ये हुआ ना कि जो सांप है ये बाह्य अविद्या, बाह्य यानी बाहर, शरीर के बाहर जो अविद्या है वो इसका उपादान कारण है। ठीक है। और साक्षी चेतन आश्रित, जो साक्षी चेतन आश्रित जो अविद्या, ये क्या है, अंतर अविद्या, क्योंकि शरीर के भीतर है, इसको क्या अंतर अविद्या अंश उसके ज्ञान रूप वृत्ति का उपादान कारण है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, ज्ञान रूप वृत्ति का उपादान कारण है। और उसके बाद कहते हैं ये क्या है, जागृत अवस्था में होता है। ये ऐसा क्या होता है, भ्रम स्थल में, भ्रम स्थल के अंदर में ऐसा हो रहा है। भ्रम स्थल में ऐसा होता है। अब उसके बाद में जब स्वप्न अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था में क्या होता है, जो साक्षी आश्रित, ये जो साक्षी आश्रित है ये अविद्या, इस अविद्या का ही तमोगुण अंश, समझ गए, यहाँ पे सर्पाधिक तो ये नहीं है, क्योंकि वहां ये जो तमोगुण अंश है सर्पाधिक का तमोगुण, यही स्वप्न के पदार्थों के रूप में तैयार हो जाता है, स्वप्न के पदार्थ के रूप में परिणत हो जाता है। मतलब सपने के पदार्थ सारी इस तमोगुण से ही तैयार होते हैं, जो अंतर अविद्या है उसी के तमोगुण से तैयार होते हैं। ठीक है। और इसी सतोगुण से इसका ज्ञान होता है। वहां पर घटपट तमाम पदार्थ तैयार होते हैं, सारा संसार स्वप्न अवस्था में तैयार होता है। तो जितना संसार, कहीं पहाड़ देख रहे, हरिद्वार देख रहे, गंगा देख रहे, तमाम जो भी कुछ देखते हैं वो अंतर जो साक्षी चेतन है, इसके आश्रित जो अविद्या है उसी के तमोगुण से पदार्थ तैयार होते हैं, और इसी अंतर अविद्या के सतोगुण से इन पदार्थों का ज्ञान होता है। ठीक है। ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन यहाँ तक का, इस पोर्शन का स्वप्न अवस्था में कोई काम नहीं है। क्लियर हुआ बात? ये जो भाग है इन्हें यहाँ पर सब पदार्थ इसी से तैयार हो जाते हैं, और ये पदार्थ इसी से तैयार होते हैं। तो क्या होता है, जो वृत्ति है वास्तव में बाहर भी नहीं निकलती, अंतःकरण की जो वृत्ति है वहां पे बाहर भी नहीं निकलती। ये अंतःकरण जो है ना, ये अंतःकरण, ये पूरा शरीर यहीं पर इसी के भीतर में ही, क्या समझे, ये जो शरीर है पूरा का पूरा, ये शरीर, इसी शरीर के भीतर में यहाँ पर हिता नाम की नाड़ी होती है, यहीं पर सारा जगत अंदर में ही तैयार हो जाता है, और सारे जगत का अंदर ही ज्ञान होता है। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, ये बात समझना। और बाहर जो भ्रम स्थल होता है उसमें ये सारी प्रक्रिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से याते स्वप्न में, तो स्वप्न अवस्था में क्या है, जो अंतर अविद्या है, ठीक है, वो अंतर अविद्या ही विषय और ज्ञान दोनों का उपादान कारण है। ठीक है ना, ये जो अंतर अविद्या है यही विषय और विषय के ज्ञान का उपादान कारण है। ठीक है। और जो क्या कहते हैं, जो भ्रम स्थल वगैरह है उसमें बाह्य अविद्या भी, बाह्य अविद्या जो वो वस्तु के उपादान कारण है, और जो अंतर अविद्या है वो वस्तु के ज्ञान का उपादान कारण होती है। ठीक है। तो बाह्य रज्जु सर्पाधिक और अंतर स्वप्न पदार्थ, आप ये देखेंगे कि है चाहे बाह्य विद्या हो चाहे अंतर अविद्या हो, पर है सारा पदार्थ अविद्या से ही उत्पन्न है। ठीक है ना, अविद्या के द्वारा ही उत्पन्न होता है, अविद्या का ही परिणाम होता है। तो साक्षी और अविद्या के परिणाम द्वारा उनका ज्ञान भी होता है। ठीक है, अविद्या के सतोगुण से उनका ज्ञान भी होता है। इसीलिए चाहे स्वप्न के पदार्थ और भ्रम स्थल के पदार्थ, ये सभी साक्षी भाष्य है। ये क्या है, साक्षी भाष्य। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्षी भाष्य। ठीक है, साक्षी भाष्य, ये ध्यान रखना। साक्षी भाष्य देखने में ऐसा लगता है कि ये तो साक्षी के द्वारा ज्ञान होता है, पर साक्षी भाष्य का मतलब है साक्षी जिसको अविद्या की वृत्ति से प्रकाशे, साक्षी
जिस वस्तु को अविद्या की वृत्ति से प्रकाशता है वो साक्षी भाष्य है। तो भ्रम स्थल के पदार्थ और स्वप्न के पदार्थ सभी साक्षी भाष्य है। क्लियर हुई बात? बोलो। ठीक। अब इसके बाद में आगे अविद्या की वृत्ति से प्रकाश है। हाँ, देखो विचार सागर पेज नंबर 77 पर नीचे जो पॉइंट 134 है उसका लास्ट लाइन है। देखो अविद्या की, यहाँ पे लिखा है अविद्या की वृत्ति द्वारा जाकु साक्षी भासे कहिए प्रकाशे सो साक्षी भाष्य है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है अविद्या की वृत्ति द्वारा जाकु साक्षी भासे कहिए प्रकाशे सो साक्षी भाष्य कहिए है। क्लियर हुआ ये बात? ये आज साक्षी भाष्य का प्रश्न अब दोबारा आपके दिमाग में न उठे तो हमारा पढ़ाना सार्थक है। क्लियर हो गया ना?